हेलो केमिस्ट्री स्कॉलर्स, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 11th का स्ट्रक्चर ऑफ एटम चैप्टर। स्ट्रक्चर ऑफ एटम सबसे बेसिक चैप्टर है क्लास 11th का, जो हर बच्चे को आना ही चाहिए। स्ट्रक्चर ऑफ एटम में हम एटम की स्टडी करेंगे। सबसे पहले एटम मैंने सुना था क्लास 6th में, जब हमारी मैम ने सबसे पहले साइंस क्लास में एटम के बारे में बताया, तब मुझे लगा कि हमें कुछ एटम बॉम्ब जैसा बनाना सिखा रहे। लेकिन मैम बोलते हैं कि भैया जिस बेंच पर आप बैठे हैं वो भी एटम से मिलकर बना है, जिस शर्ट को आपने पहना है वो भी एटम से बनी है, जिस पेन को आपने हाथ में पकड़ा है वो भी एटम से बना है। तब क्लैरिटी आई कि ये कोई एटम बॉम्ब नहीं है, ये कोई एक ऐसा छोटा पार्टिकल है जो सब मैटर्स में प्रेजेंट है। फिर हमने स्टडी किया डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। क्लास 9th में आकर आप सब लोगों ने इस थ्योरी के बारे में पढ़ा होगा, जिसका एसेंस ये कहता है कि जो भी मैटर यूनिवर्स में बना है वो एटम से ही बना हुआ है, और एटम को माना गया कि वो इनडिविजिबल पार्टिकल है, उसको आप फर्दर तोड़ नहीं सकते। तो डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी का एसेंस हमें यह बताता है कि एटम आपका सबसे छोटा पार्टिकल है जिससे पूरा मैटर बना है, हर चीज बनी है, और वो इनडिविजिबल है। आप हथौड़ा मारेंगे तो वो नहीं टूटेगा, आप इलेक्ट्रिक शॉक देंगे तो वो नहीं टूटेगा, मतलब उसको फर्दर आप तोड़ नहीं सकते हैं। लेकिन बेटा डाल्टन्स के बाद आई मॉडर्न साइंस थ्योरी। मॉडर्न साइंस मतलब आज के समय की साइंस। देखो, जैसे मॉडर्नाइजेशन होती है तो चीज़ें डेवलप होती हैं। जैसे आप एग्जांपल अगर मैं दूं तो यूट्यूब की वीडियो आप 360p में देखते थे, फिर 720p आया, HD आया तो क्लैरिटी बढ़ी, फिर 1080p आया, फुल HD आया, तो आपको क्या पता चला कि जो एक्टर है जिस मूवी को आप देख रहे हैं उसमें उसने शेव भी किया कि नहीं, इतनी डिटेलिंग आने लगी, और HD क्वालिटीज आई तो और रिफाइन होती चली गई क्वालिटी। यहां पर आपको ध्यान रखना है कि स्टार्टिंग में डाल्टन्स ऐसा मानता था कि एटम इनडिविजिबल है, लेकिन मॉडर्न साइंस ने आकर बताया नहीं नहीं, एटम इज डिविजिबल एंड इट इज मेड अप ऑफ इवन स्मॉलर सब एटॉमिक पार्टिकल्स। उससे भी छोटे सब एटॉमिक पार्टिकल से मिलकर बना है, जिनका नाम दिया गया इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ये भी आपने लोअर क्लासेस में पढ़ा है। तो सबसे पहले इंट्रोडक्टरी क्लास स्टार्ट करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम की, जिसमें स्टार्टिंग हम करेंगे डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी से। अभी आ जाती है तो डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी हमें बताती है, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी हमें बताती है ऑल द मैटर इन यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ स्मॉलेस्ट, सबसे छोटा, स्मॉल, स्मॉलर, स्मॉलेस्ट, सबसे छोटा। ऑल द मैटर इन यूनिवर्स, पूरा मैटर यूनिवर्स में मिलकर बना है सबसे छोटे, स्मॉलेस्ट, इनडिविजिबल, नहीं टूटने वाले पार्टिकल से, जिसको बोला गया एटम। आई होप आपको डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी समझ में आई है। कहती है कि पूरा मैटर यूनिवर्स में मिलकर बना है सबसे छोटे नहीं टूटने वाले पार्टिकल से, जिसको बोला एटम। लेकिन मॉडर्न साइंस ने बोला एटम इज मेड अप ऑफ इवन स्मॉलर सब एटॉमिक पार्टिकल्स, उससे भी छोटे सब एटॉमिक पार्टिकल से, जिनका नाम है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, जिनका नाम है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। अब हम देखेंगे बेटा कि जो ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स हैं, प्रोटॉन्स हैं, न्यूट्रॉन्स हैं, इनकी डिस्कवरी कैसे हुई, ये हमें मिले कैसे। तो इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की थॉमसन अंकल ने। इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया जे थॉमसन ने। कैसे किया? उन्होंने एक स्पेशली डिजाइंड ट्यूब ली जो क्रूक्स ने बनाई थी। क्रूक्स अनदर एक और साइंटिस्ट का नाम है। तो जे थॉमसन ने यूज किया एक स्पेशली डिजाइंड ट्यूब का, जिसको बोलते हैं क्रूक्स ट्यूब। इसमें इसने दो इलेक्ट्रोड्स लगी हुई हैं, जो एक नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड है उसको कैथोड बोलेंगे, और पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड को एनोड बोलेंगे। यहां पर इसका सर्किट इसने कंप्लीट किया और एक बैटरी बीच में लगा दी है। सर्किट कंप्लीट करते हुए एक बैटरी इसमें लगाई और साथ में एक बल्ब लगा दिया, जो बताएगा कि अगर आपका करंट फ्लो करेगा तो बल्ब ऑन होगा, अगर करंट फ्लो नहीं करेगा तो बल्ब ऑफ रहेगा, जिससे हम कंफर्म कर सकते हैं कि सर्किट से इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है कि नहीं हो रही है। इस एक्सपेरिमेंट में सबसे पहले इसने क्या किया, इसने एक नॉर्मल इन्वर्टर टाइप की बैटरी लगा दी सर्किट में और आपका करंट पास करके देखा। तो इसने देखा कि कोई भी करंट पास हुआ ही नहीं सर्किट में से, और कोई भी बल्ब ग्लो नहीं हुआ। इससे हमें पता चलता है कि अगर आपकी एयर है इस ट्यूब के अंदर तो वो बैड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी की। ये बात जान लो बेटा, एयर इज बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। कैसे?
देखो जिस रूम में अभी आप बैठे हैं वहां फैन भी चल रहा है, लाइट्स भी ऑन है, कितनी सारी लाइव वायर्स है। इफ एयर बीइंग गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो आपका एयर कंडक्ट कर लेगी इलेक्ट्रिसिटी को, और हम यहाँ कांप रहे होंगे उस शॉक से, जो इलेक्ट्रिक शॉक्स हमें लगेंगे। तो एयर बीइंग बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, कोई भी करंट फ्लो नहीं हुआ। तो इसने सोचा कि मैं लो वोल्टेज नहीं रखते हुए इसका वोल्टेज बढ़ाऊंगा और 10,000 वोल्ट मतलब हाई वोल्टेज कर दूंगा। सेकंड केस में इसने किया कि मैं हाई वोल्टेज करंट पास करता हूं। तो अब आप सोच कर देखिए कि अगर हाई वोल्टेज होगा तो एयर कंडक्ट कर देगी क्या इलेक्ट्रिसिटी? मन में सोच लिया आंसर यस या नो? बेटा हाई वोल्टेज में भी कोई करंट फ्लो नहीं होगा सर्किट में से। देखो हाई वोल्टेज करंट आपने कहां देखा है? ट्रांसफॉर्मर्स जो हमारे लगे रहते हैं, या कहीं कहीं इंडस्ट्रीज के पास या खेतों के ऊपर से हाई वोल्टेज करंट ले जाती हुई वायर्स जाती हैं, तो वहां से क्या एयर कंडक्ट कर लेती है क्या? एयर बीइंग सो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कि हाई वोल्टेज करंट में भी वो कंडक्ट नहीं करेगी। क्लियर है ना? वरना ट्रांसफॉर्मर के पास से निकले और फिर झटका लग गया। अगर एयर बीइंग गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी अगर ऐसा होता तो हम हर जगह पर हाई वोल्टेज से बचते हुए घूमते। तो यहां पर आपको ध्यान रखना है कि एयर बीइंग सो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कि वो लो वोल्टेज हो कि हाई वोल्टेज हो, वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करेगी। तो पहले दो केसेस जो थॉमसन्स ने किए उसमें रिजल्ट रहा कि लो वोल्टेज रखा और गैस को 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जो नॉर्मल एटमॉस्फेयर का प्रेशर हमारे ऊपर लग रहा है, दैट इज 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, लो वोल्टेज पे, और गैस लिया 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, तो नो करंट फ्लो थ्रू द सर्किट। सेकंड में इसने क्या किया? वोल्टेज को बढ़ा दिया। सोचा शायद मैंने करंट कम दिया है इसलिए बल्ब ग्लो नहीं कर रहा है। हाई वोल्टेज दिया, गैस को नॉर्मल 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे ही रखा, तब भी रिजल्ट रिमेन सेम। अगेन नो फ्लो ऑफ करंट थ्रू द सर्किट, कोई करंट फ्लो नहीं किया। अब फाइनली आप देखेंगे कि इस जो ट्यूब में, क्रूक्स ट्यूब में एक वैक्यूम पंप लगा हुआ है। इसका डिजाइन ही ऐसा है कि इसके अंदर एक वैक्यूम पंप भी है। इसने वैक्यूम चलाया और जो आपकी ट्यूब थी क्रूक्स ट्यूब, उसमें लो प्रेशर कर दिया, उसमें लो एयर का प्रेशर जनरेट कर दिया। अब लो प्रेशर मतलब एयर के पार्टिकल्स कम रह गए। जो भी गैस इसने ट्यूब में ली उसका प्रेशर कम करने से उसके पार्टिकल्स कम हो गए वहां पर। अब कम पार्टिकल्स को हाई वोल्टेज करंट जब जाएगा तो उसको आयनाइज कर सकता है। अगर उसे आयनाइज करेगा तो कोई भी चार्ज पार्टिकल्स निकलेंगे, वो सर्किट को कंप्लीट करेंगे और आपका बल्ब ग्रो करेगा। तो थर्ड ऑब्जर्वेशन में इसने देखा कि हाई वोल्टेज करंट गैस के रिड्यूस्ड प्रेशर लेने पर फ्लो करवाता है करंट को थ्रू द सर्किट। कहता है हाई वोल्टेज करंट रखो, रिड्यूस्ड प्रेशर रखो, तो आपका करंट फ्लो करेगा सर्किट में से। और करंट फ्लो करने के लिए इसने बताया कि आपकी कुछ रेज नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड दैट इज कैथोड में से निकलेंगी, जिसको इसने नाम दिया कैथोड रेज, और वो जाएंगी सीधी एनोड के पास, क्योंकि एनोड क्या है? पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड है, कैथोड क्या है? नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड है। तो नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड से निकलने वाली नेगेटिव रेज पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ अट्रैक्ट होंगी। आप लोग पहले से जानते हैं ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। तो नेगेटिव इलेक्ट्रोड से जो नेगेटिवली चार्ज कैथोड रेज निकलेंगी, दे गोट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स दिस पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड, एनोड की तरफ वो अट्रैक्ट होंगी। तो यहां पर इसने स्टडी किया प्रॉपर्टीज इन कैथोड रेज की। कैथोड रेज की प्रॉपर्टीज कैसे कैसे स्टडी की कि भैया सबसे पहले इसने कहा कि कैथोड रेज ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन। कैथोड रेज ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन कैसे मालूम चला? देखो भैया, अगर आप धूप में चले जाते हो तो आपकी व्हाइट लाइट तो स्ट्रेट लाइन में आती है, आपकी एक शेडो बन जाती है, एक शार्प शेडो। आपके हाथ में जो भी ऑब्जेक्ट है बिल्कुल वैसे ही शेडो आपकी बन जाएगी। तो अगर कोई भी रेज शार्प शेडो बनाती हैं तो वो समझा जाता है कि वो स्ट्रेट लाइन में ही ट्रेवल कर रही है। तो इसने थॉमसन ने क्या किया, यहां पर आपका एक ऑब्जेक्ट रखा और देखा एक स्क्रीन के ऊपर उसकी एक शार्प इमेज बन रही है, जिसने थॉमसन को ये इन्फ्रेंस निकालने के लिए दिया कि भाई जो आपकी कैथोड रेज जा रही हैं वो शार्प इमेज बना रही है। इससे पता चला कि दे ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन। आप समझ रहे हैं इस ऑब्जर्वेशन से कंक्लूजन कैसे निकला कि कोई भी रेज स्ट्रेट लाइन में जाएंगी, किसी ऑब्जेक्ट को बीच में रखा, उसका शेडो देखा, अगर शेडो शार्प इमेज बन गया, शार्प शेडो बना, दैट सजेस्ट कि दीज रेज ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन। तो पहली ऑब्जर्वेशन कि कैथोड रेज ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन। सेकेंड ऑब्जर्वेशन, इसने यहां पर इनके रास्ते के बीच में ये एक मान लेते हैं कि एक लाइट पेडल व्हील है।
लाइट पेडल व्हील मतलब बहुत ही हल्का, बहुत ही हल्का। जैसे आपने एक व्हील देखा होगा जो मेले में बिकता है। मेले में कौन सा व्हील बिकता है? कागज वाला व्हील, 5-10 रुपए में मिल जाता है। हवा कितनी भी कम चल रही हो लेकिन वो घूमता है, कलर्ड फैन होता है। आप में से जिसने देखा है प्लीज कमेंट में लिखेंगे। तो यहां पर आपका क्या रहेगा कि एक लाइट पेडल व्हील है, उसको कितनी भी कम हवा चलेगी तो वो घूमता है, इतना हल्का वो है। तो इसने इसको अगर ट्यूब में रखा तो रेस गई तो इसको दिखा कि ये तो घूम रहा है, दैट सजेस्ट कुछ तो पार्टिकल्स इसको टकरा रहे हैं इस फैन को, ठीक है। तो इसने कहा कैथोड रेज आर मेड अप ऑफ सम पार्टिकल्स एंड दे ऑल्सो प्रोड्यूस हीटिंग इफेक्ट। ये कैसे मालूम चला? जब इस फैन को ट्यूब से बाहर निकाल के देखा तो ये गर्म था। तो कैथोड रेज ऑल्सो प्रोड्यूस हीटिंग इफेक्ट, कैथोड रेज ऑल्सो प्रोड्यूस हीटिंग इफेक्ट। एक बात और जानेंगे बेटा, दीज कैथोड रेज आर इनविजिबल। ये कैथोड रेज नहीं दिखती हैं, जस्ट लाइक मिस्टर इंडिया। मिस्टर इंडिया मूवी देखी है जिसमें जो एक्टर है वो गायब हो जाता है, लेकिन हाँ एक लाल शीशा होता है जिसके अंदर आप उसको देख सकते हैं। इसी तरीके से अगर आपको कैथोड रेज को देखना है तो आपको एक स्पेशल फ्लोरेसेंट मटेरियल चाहिए, या आप ले सकते हैं जिंक सल्फाइड, ZnS उसका फॉर्मूला रहेगा। अब आप देखेंगे कि कैथोड रेज का पता कैसे चला कि वो कैथोड से जाते हुए एनोड की तरफ ही जा रही हैं। तो इसने एक पोर्शन जो है इस ट्यूब का उसको कोट कर दिया विद ZnS, जिंक सल्फाइड, या कोई भी फ्लोरेसेंट मटेरियल से। अब जैसे ही कोई कैथोड रेज या कोई पार्टिकल ZnS से या फ्लोरेसेंट स्क्रीन से टकराएंगे तो वो ग्रीन कलर से ग्लो करने लगेगी, जो प्रूव करेगी कि जो आपकी कैथोड रेज है वो एनोड की तरफ ही मूव करती है। इसको फर्दर इसने एलैबोरेट किया एक और एक्सपेरिमेंट से, जिसमें इसने इस ट्यूब को रखा, सेम क्रूक्स ट्यूब को रखा, और उसमें 2 और इलेक्ट्रोड्स, एडिशनल इलेक्ट्रोड्स को फिट कर दिया। अब आपको पता है कि कैथोड रेज आर नेगेटिवली चार्ज्ड। जैसे ही पॉजिटिव और नेगेटिव इलेक्ट्रोड्स इसको मिले तो नेगेटिव वाले ने तो नेगेटिव जो रेज है उनको रिपेल कर दिया, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, और जो अपोजिटली चार्ज पॉजिटिवली चार्ज्ड आपकी इलेक्ट्रोड थी उसकी तरफ कैथोड रेज बेंड हो गई, जिससे और कंफर्म हो गया कि कैथोड रेज आर नेगेटिवली चार्ज्ड। फाइनली थॉमसन ने बोला कि भैया जो ये नेगेटिवली चार्ज कैथोड रेज हैं दे आर मेड अप ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो सबने पूछा कि भैया क्या हर गैस में ये इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है? तो वो कहता हाँ, हर गैस में ये सेम कैथोड रेज प्रेजेंट होंगी, सेम इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे, क्योंकि जब इसने अलग अलग गैसेस पे ये एक्सपेरिमेंट किया रिजल्ट जो इसे मिले वो बिल्कुल सेम थे, वो बिल्कुल सेम थे। तो ही कंक्लूडेड, थॉमसन कंक्लूडेड कि भैया चाहे चार्ज बाय मास रेशियो है, चाहे चार्ज है, चाहे उनका मास है, तो ये जो इनकी वैल्यूज हैं वो हर गैस के लिए बिल्कुल सेम है। तो ही सजेस्टेड कि जो भी आपका इलेक्ट्रॉन है इज अ फंडामेंटल पार्टिकल, हर जगह वो प्रेजेंट होगा। इट कैरीज 1 यूनिट नेगेटिव चार्ज, इट कैरीज 1 यूनिट नेगेटिव चार्ज। आपने देखा कैथोड रेज आर नेगेटिवली चार्ज एंड ही स्टेटेड कि कैथोड रेज आर मेड अप ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स आर, भाई आप समझ में आया ना कि कैथोड रेज नेगेटिवली चार्ज हैं तो इलेक्ट्रॉन को भी माना जाएगा नेगेटिव चार्ज है उनके ऊपर। कितना नेगेटिव चार्ज है? 1 यूनिट नेगेटिव चार्ज। कितना नेगेटिव चार्ज है? 1 यूनिट नेगेटिव चार्ज, जिसकी वैल्यू होती है, फिजिक्स में भी आपने पढ़ा होगा, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्स। चार्ज को कैसे मेजर करते हैं? कूलम्स में। तो 1 यूनिट चार्ज कितना हुआ इलेक्ट्रॉन के ऊपर? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्स। फाइनली इसके मास की बात करते हैं। ही ऑल्सो सजेस्टेड कि मास ऑन इलेक्ट्रॉन इज नेग्लिजिबल। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नेग्लिजिबल। नेग्लिजिबल मतलब ना के बराबर मास होता है। अगर मैं मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करूं तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, देखो सबसे हल्का एलिमेंट पीरियोडिक टेबल का सोचकर देखो, सबसे हल्का एलिमेंट है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन से हल्का आपने देखा नहीं होगा। इलेक्ट्रॉन का मास हाइड्रोजन से भी 1/1837 है। हाइड्रोजन से भी ये 1/1837 है। अगर मैं केजीज में बात करूं तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है 9.1 इंटू 10⁻31 केजीज। 9.1 इंटू 10⁻31 केजीज। 10⁻31 समझ रहे हो? 0.00031 पर आएगा जाकर 31 जीरोस के बाद कि 91, इतना छोटा मास है। तो मास इसने बताया इलेक्ट्रॉन पर कि मास तो भैया बहुत ही कम है। मैं जो रिटर्न पॉइंट्स हैं उनको डिस्कस कर लेता हूं। प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज जो थॉमसन ने स्टडी की वो बताता है कि कैथोड रेज ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन। कैथोड रेज स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती हैं।
कैसे मालूम चला? एज इट फॉर्म्स शार्प इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट लाइंग इन इट्स पाथ। वो एक शार्प इमेज बनाती है किसी भी ऑब्जेक्ट की जो उसके रास्ते में रखा हो। इससे पता चला कैथोड रेज ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन। दूसरा, कैथोड रेज आर नेगेटिवली चार्ज्ड। कैसे मालूम चला? एज दे गॉट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स पॉजिटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रोड, ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। नेक्स्ट देखते हैं ऑब्जर्वेशन, कैथोड रेज कैन रोटेट लाइट पेडल व्हील। हम पहले ही देख चुके हैं कि कोई हल्का पंखा अगर उसने बीच में लगाया तो कैथोड रेज आर एबल टू रोटेट दिस लाइट पेडल व्हील, जो सजेस्ट करेगी कैथोड रेज आर मेड अप ऑफ पार्टिकल एंड दे ऑल्सो प्रोड्यूस हीटिंग इफेक्ट। जब उस पंखे को बाहर निकाला तो वो पंखा गर्म हो चुका था। दे ऑल्सो प्रोड्यूस हीटिंग इफेक्ट। फाइनल पॉइंट, कैथोड रेज आर इनविजिबल, वो नॉर्मली नहीं दिखती है, बट आर विजिबल इन प्रेजेंस ऑफ ZnS, जिंक सल्फाइड, या कोई फ्लोरेसेंट मटेरियल। फ्लोरेसेंट मटेरियल आप देख सकते हैं, अगर कभी इवनिंग में पार्क जाओगे जब डार्क हो जाएगा तो कुछ बॉल्स या कुछ रिंग्स उछालते हैं जो अंधेरे में भी चमकती हैं। पार्क में लाइट नहीं भी है तब भी वो चमकेंगी। या कुछ ऐसी क्लॉक की या रिस्ट वॉच की नीडल्स भी आजकल आती हैं जो आपको अंधेरे में भी टाइम दिखा देती हैं। ऐसी उसकी नीडल्स बनी होती हैं जो आपको टाइम अंधेरे में भी दिखा देती हैं। वो होते हैं फ्लोरेसेंट मटेरियल्स, ग्रीन कलर के ग्लो करते हैं जनरली। नोट पॉइंट, थॉमसन फाउंड सेम रिजल्ट्स। थॉमसन फाउंड सेम रिजल्ट फॉर डिफरेंट काइंड ऑफ गैसेस क्रूक्स ट्यूब में। अगर क्रूक्स ट्यूब में उसने अलग अलग गैसेस भी ली तो रिजल्ट हर किसी का सेम था। ये बात ध्यान रह जाएगी। यहां पर फाइनली थॉमसन ने स्टेट किया कि भैया कैथोड रेज आर मेड अप ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। कैथोड रेज इलेक्ट्रॉन से ही मिलकर बनी है, तो जो कैथोड रेज की प्रॉपर्टीज वही इलेक्ट्रॉन की भी प्रॉपर्टीज। यहां पर डेफिनेशन देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन एक फंडामेंटल पार्टिकल है जिसपे एक यूनिट नेगेटिव चार्ज है और ना के बराबर मास है। इलेक्ट्रॉन एक फंडामेंटल पार्टिकल है जो हर गैस में प्रेजेंट है और उसके ऊपर एक यूनिट नेगेटिव चार्ज है और ना के बराबर मास है। ना के बराबर मास, ना के बराबर मास कितना बताया गया है? 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kgs। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kgs। इतना कम मास है। या आप मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को हाइड्रोजन से कंपेयर करेंगे, इट इज 1/1837 ऑफ मास ऑफ हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन से भी ये इतना हल्का है। तो यहां पर चार्ज आप देखेंगे 1 यूनिट चार्ज। 1 यूनिट चार्ज कितना है? 1 यूनिट की वैल्यू होती है बेटा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। चार्ज को कूलम में मेजर करेंगे। आगे साइन रहेगा नेगेटिव का। नेगेटिव बताएगा कि 1 यूनिट नेगेटिव चार्ज है। इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज। दैट्स ऑल अबाउट डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी यहीं तक है। अब हम डिस्कस करते हैं डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन्स। तो डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन्स आपको समझ आ जाएगी अगर आप लोगों ने इलेक्ट्रॉन को बड़ा आसानी से समझ लिया है तो प्रोटॉन की डिस्कवरी और आसान है। प्रोटॉन्स को डिस्कवर किया गोल्डस्टीन ने। प्रोटॉन्स को डिस्कवर किया गोल्डस्टीन ने। देखो गोल्डस्टीन के लिए बहुत आसान था। कैसे आसान था? उसने देखा कि डाल्टन पहले ही बता चुका है पूरा मैटर इज मेड अप ऑफ एटम्स, और थॉमसन ने बता दिया कि एटम के अंदर नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन है। अब गोल्डस्टीन कहता भैया सारा मैटर तो न्यूट्रल है ना, जितना भी मैटर एटम से मिलकर बना है ये तो सब न्यूट्रल है, तो एटम इज अ न्यूट्रल पार्ट, न्यूट्रल है एटम तो न्यूट्रल है। और आपका थॉमसन ने कहा कि इसके अंदर एक नेगेटिव सब एटॉमिक पार्टिकल है नेम्ड इलेक्ट्रॉन। तो इसने कहा इफ देयर इज सम नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन एन एटम देयर मस्ट बी सम पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल। एटम में वो भी होगा, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल भी होगा। ये बात समझ में आ रही है? एटम न्यूट्रल है। अगर थॉमसन कह रहा है उसमें कोई नेगेटिवली चार्ज सब एटॉमिक पार्टिकल है, देयर मस्ट बी प्रेजेंस ऑफ सम पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल ऑल्सो। कोई पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल भी उसमें प्रेजेंट होगा ही। इतना समझ में आ रहा है बेटा? यहां पर इसने कहा कि जो क्रूक्स ट्यूब के अंदर गैसेस ली गई उसमें इलेक्ट्रॉन्स ने बनाई कैथोड रेज, तो जो बचा हुआ एटम है वो पॉजिटिवली चार्ज होगा, वो मूव किया टुवर्ड्स कैथोड, वो मूव किया टुवर्ड्स कैथोड। फिर से एक बार समझते हैं। आपके थॉमसन ने कहा कि एटम्स जब आयनाइज हुए तो इलेक्ट्रॉन्स ने बनाई क्या? कैथोड रेज। तो भैया एटम से इलेक्ट्रॉन निकले तो एटम जो बचा वो तो पॉजिटिवली चार्ज हुआ ना। अब वो पॉजिटिवली चार्ज तो कहां जाएगा? नेगेटिवली चार्ज कैथोड की तरफ भागने लगेगा, उसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, पॉजिटिव नेगेटिव की तरफ जाएगा। तो कुछ रेज इस तरफ गई और उन्होंने ZnS को जो यहाँ कैथोड के पीछे कोटेड थी उसको ग्रीनिश ग्लो करवाना स्टार्ट किया, और यहीं पर डिस्कवरी हो गई प्रोटॉन्स की। गोल्डस्टीन ने क्या किया? इन जो रेज बना रही हैं जो एनोड की तरफ से आते हुए कैथोड की तरफ जा रही हैं, इनको नाम दिया एनोड रेज, और इसका एक और निकनेम रखा कैनाल रेज।
गोल्डस्टीन ने भी प्रॉपर्टीज डिस्कस की एनोड रेज की, और वो क्वाइट सिमिलर थी कैथोड रेज के। जैसे इसने कहा एनोड रेज जो हैं दे ऑल्सो ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन, एनोड रेज ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन, और ये विजिबल है इन प्रेजेंस ऑफ ZnS, इन प्रेजेंस ऑफ जिंक सल्फाइड या फ्लोरेसेंट मटेरियल, ये भी उन्हीं की प्रेजेंस में ही आप देख पाएंगे। बट यहां आपको देखना है कि एनोड रेज आर पॉजिटिवली चार्ज्ड, एनोड रेज आर पॉजिटिवली चार्ज, इसीलिए तो नेगेटिवली चार्ज कैथोड की तरफ अट्रैक्ट हो रही हैं, पता है ना, अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। तो यहां पर एनोड रेज पॉजिटिवली चार्ज्ड हैं, एनोड रेज पॉजिटिवली चार्ज्ड हैं, एंड दे आर ऑल्सो कॉल्ड कैनाल रेज, उनका नाम क्या रखा गया एक और, कैनाल रेज। यहां आप देखेंगे कि भैया जब अलग अलग गैसेस के लिए चार्ज बाय मास रेशियो निकाला तो वो इस केस में डिफरेंट था। कैसे डिफरेंट था भैया, अलग अलग गैसेस ली तो उनका मास अलग अलग हो गया ना, हाइड्रोजन के लिए मास अलग है, हीलियम के लिए अलग है, नाइट्रोजन के लिए अलग है, सबके लिए मास अलग है। यहां पर जो बचा हुआ पार्टिकल था उसमें जो चार्ज बाय मास रेशियो था, चार्ज को E से रिप्रेजेंट करते हैं, मास को M से करते हैं, जो चार्ज बाय मास रेशियो था was found to be different, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, was found to be different for different gases जो ट्यूब के अंदर ली थी। बेटा ध्यान रखना, इलेक्ट्रॉन्स के केस में सिर्फ इलेक्ट्रॉन निकलता है, तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज बाय मास रेशियो आपका हर गैस के लिए सेम रहेगा, इलेक्ट्रॉन का चार्ज बाय मास रेशियो डिफरेंट गैसेस के लिए सेम ही रहेगा। लेकिन जब एनोड रेज को स्टडी किया जाता है तो वहां पर चार्ज बाय मास रेशियो डिफरेंट गैसेस से का डिफरेंट होता है, तो मतलब चार्ज बाय मास रेशियो आपका नेचर ऑफ गैस जो आपकी ली गई है ट्यूब के अंदर उसके ऊपर डिपेंड करता है, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रहना चाहिए। फाइनली प्रोटॉन का डेफिनेशन देखते हैं, तो प्रोटॉन इज ए सब एटॉमिक पार्टिकल हैविंग 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज, हैविंग 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज। 1 यूनिट चार्ज आपको पता है क्या होता है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज मतलब आगे साइन क्या रहेगा, पॉजिटिव का, साइन क्या रहेगा, पॉजिटिव का। अब ध्यान रखना, प्रोटॉन्स का मास नेग्लिजिबल मत सोच लेना, प्रोटॉन का मास इज नियरली इक्वल टू दैट ऑफ हाइड्रोजन, प्रोटॉन का जो मास है वो लगभग बराबर है हाइड्रोजन एटम के। आप एक बात समझेंगे, हाइड्रोजन का अगर आप पीरियोडिक टेबल में स्टडी करेंगे तो देखेंगे उसका एटॉमिक नंबर भी 1 है और उसका मास नंबर भी 1 है, उसका एटॉमिक नंबर भी 1 है और उसका मास नंबर भी 1 है। वो जो मास हाइड्रोजन एटम का है इट इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ 1 प्रोटॉन ओनली, तो जो हाइड्रोजन का मास है वो नियरली इक्वल है टू दैट ऑफ प्रोटॉन, और मास ऑफ प्रोटॉन हम बोले तो आएगा 1.6 × 10⁻⁻27 kgs। ध्यान रखना, इलेक्ट्रॉन से अगर मैं कंपेयर करता हूं ना तो इलेक्ट्रॉन का था 10⁻31 kgs, तो माइनस के टर्म्स को वापस लाना शुरू करो, -31, -30, -29, -28, -27, इतना मास बढ़ गया। देखो माइनस में वैल्यूज अगर घट रही हैं तो मास बढ़ रहा है, तो इसका मास हाइड्रोजन के लगभग बराबर रहता है, दैट इज 1.67 × 10⁻⁻27 kgs। यहां पे प्रोटॉन की डिस्कवरी भी खत्म हो जाती है। फाइनली हम स्टार्ट करते हैं डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन्स। न्यूट्रॉन्स की डिस्कवरी से पहले आपको रेडियो एक्टिविटी के बारे में मालूम होना चाहिए। रेडियो एक्टिविटी, बेटा रेडियो एक्टिविटी क्या होता है, रेडियो एक्टिविटी स्टडी है रेडियो एक्टिव मटेरियल्स की। रेडियो एक्टिव मटेरियल्स जैसे रेडियम, यूरेनियम, आपने न्यूक्लियर पावर प्लांट्स देखे होंगे ना, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स जहां पे न्यूक्लियर जो एनर्जी है उससे यूज करते हुए आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट करवाते हैं, वहां पर लोग बड़ा प्रोटेस्ट करते हैं कि भैया यहां मत लगाओ तुम न्यूक्लियर पावर प्लांट, यहां क्यों नहीं लगाएं जी, क्योंकि ये रेडिएशन एमिट करेंगे और जब ये रेडिएशन एमिट करेंगे तो लोगों को बीमार कर सकते हैं, तो यहां मत लगाओ भैया। तो गवर्नमेंट कहती है हम बहुत प्रिकॉशन रखेंगे और रेडिएशन एमिट ना करें, उसको ध्यान में रखते हुए जो भी हमारा न्यूक्लियर वेस्ट होगा उसको डीप सी छोड़कर आएंगे, कुछ ऐसे मटेरियल के अंदर पैक रखेंगे कि रेडिएशन उससे बाहर नहीं जा पाए, जैसे लेड के ब्लॉक्स के अंदर रखेंगे। तो वहां पर गवर्नमेंट उनको बोलती है भैया इंडिया इज इलेक्ट्रिसिटी का हंगर है ना इंडिया में, तो बहुत ज़रूरत है, तो हमें प्लांट लगाने दो, लेकिन हम बहुत प्रिकॉशन रखते हुए रेडिएशंस को बाहर नहीं जाने देंगे। इन रेडिएशंस की स्टडी आपको पहले आनी चाहिए, उसके बाद ही हम आपका डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन को देख पाएंगे। रेडियो एक्टिविटी को स्टडी करते हैं, तो हमने ये ग्रीन कलर का सब्सटेंस, एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस ले लिया है, इसको हमने एक लेड के ब्लॉक के अंदर रख दिया है। लेड का ब्लॉक इस तरीके से
कि 3 साइड से वो कवर है और सिर्फ एक साइड से ही उसका कंट्रोल्ड एमिशन रहेगा रेडिएशंस का। तो रेडिएशन एक साइड से ही बाहर आ रही है। जो रेडिएशन रेडियो एक्टिव सब्सटेंस की आपकर बाहर आएंगी उनको हम अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड स्टडी करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे स्टडी करेंगे? एक नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड लगा देंगे और एक पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड लगा देंगे। तो जो भी आपकी रेडियो एक्टिव रेडिएशंस जाएंगी, जो उनमें से नेगेटिवली चार्ज होंगी वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगी, जो नेगेटिवली चार्ज उनमें से रेज होंगी वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ अट्रैक्ट होंगी, और जो पॉजिटिवली चार्ज रेज हैं वो नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ अट्रैक्ट होंगी। और इनमें अगर कोई ऐसी रेज हैं जिनके ऊपर ना ही पॉजिटिव चार्ज है ना ही नेगेटिव चार्ज है तो बिल्कुल अनडेविएटेड सीधी स्ट्राइक करेंगी। ठीक है, यहां पर हमें इन पॉजिटिवली चार्ज रेज, नेगेटिवली चार्ज रेज और न्यूट्रल रेज की स्टडी करनी है। जो आपकी सबसे पहले पॉजिटिवली चार्ज रेज हैं उन्हें हम बोलेंगे वो अल्फा रेज है, उन्हें हम बोलेंगे कि वो अल्फा रेज हैं। पॉजिटिवली चार्ज रेज जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस एमिट कर रहा है उनको बोला गया वो अल्फा रेज हैं, और कहा कि जो अल्फा रेज हैं दे आर इक्विवेलेंट, ध्यान रखना बेटा, इस बात को ध्यान से सुनना, जो अल्फा रेज हैं दे आर इक्विवेलेंट टू हीलियम एटम न्यूक्लियाई। कुछ बच्चे ऐसा मतलब गड़बड़ कर देते हैं कि वो सोचते हैं कि अल्फा जो पार्टिकल्स है वो हीलियम एटम ही है। ऐसा नहीं है बेटा, हीलियम एटम तो हमेशा न्यूट्रल होगा, और अल्फा रेज क्या है? पॉजिटिवली चार्ज रेज हैं। अल्फा रेज आर इक्वल टू हीलियम एटम के न्यूक्लियाई के बराबर हैं, वो दे आर इक्विवेलेंट टू हीलियम एटम न्यूक्लियाई। मतलब उसके 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दो, फिर उसका जो 2 एटॉमिक नंबर और 4 मास नंबर होता है, 2 एटॉमिक नंबर और 4 मास नंबर होता है, उसके बराबर अल्फा रेज को माना गया। अल्फा रेज आर इक्विवेलेंट टू हीलियम एटम न्यूक्लियाई, नॉट हीलियम एटम के बराबर नहीं होते, हीलियम एटम के न्यूक्लियस के बराबर होती हैं, जिसका मास 4 है और एटॉमिक नंबर 2 है। इसी तरीके से जो आपके नेगेटिवली चार्ज रेज हैं उनको बीटा रेज बोलेंगे, और ये इलेक्ट्रॉन के इक्विवेलेंट है। इलेक्ट्रॉन में जैसे कोई चार्ज नहीं होता, कोई मास नहीं होता, तो बीटा रेज में भी मास नहीं होता है। इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिवली चार्ज हैं तो बीटा रेज भी 1 यूनिट नेगेटिव चार्ज कैरी करती हैं। तो बीटा रेज किसके इक्विवेलेंट है? इलेक्ट्रॉन्स के इक्विवेलेंट है। इलेक्ट्रॉन में 1 यूनिट नेगेटिव चार्ज है, बीटा रेज में भी 1 यूनिट नेगेटिव चार्ज है, एंड दे ऑल्सो हैव नेग्लिजिबल मास, उनमें मास ज्यादा होता नहीं है। फाइनली जो न्यूट्रल रेज है उनको गामा रेज बोला गया। ये न्यूट्रल रेज जो हैं ये हमारे लाइफ में बहुत काम में आती हैं। जैसे आप टेलीफोन किसी से करते हैं, मोबाइल फोन से बात करते हैं, तो जो रेडियो वेव्स हैं उनको भी गामा रेज ही बोला जाता है। गामा रेज बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को बोला जाता है। गामा रे अपने आप में भी एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी की रे है। उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो आपका स्पेक्ट्रम होता है, इसमें एक्स रेज हुई जो आपके स्केलेटन को स्कैन कर देती हैं। अगर कोई फ्रैक्चर होता है तो एक्स रेज आप यूज करते हैं। माइक्रोवेव्स के अंदर, माइक्रोवेव जहां आप पैटीज, गुलाब जामुन, समोसा को या पिज़्ज़ा बना सकते हैं, उसमें जो वेव्स हैं माइक्रोवेव्स वो भी न्यूट्रल होती हैं। इसी तरीके से जो डिफरेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं, एक्स रेज हैं, गामा रेज हैं, माइक्रोवेव्स हैं, रेडियो वेव्स हैं, ये गामा रेज की कैटेगरी में आएंगी। गामा रेज बेसिकली न्यूट्रल रेज को बोला जाता है, जैसे कि एक्स रेज भी न्यूट्रल होती हैं, रेडियो वेव्स भी न्यूट्रल होती हैं। मेन हमें ध्यान रखना है अल्फा रेज का, क्योंकि न्यूट्रॉन को डिस्कवर करने में अल्फा रेज का ही सबसे बड़ा योगदान है। कैसे है उसको देखते हैं। देखो बेटा, डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन, इस लेक्चर का ये लास्ट पार्ट है, डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन में जैसे ही हमारे साइंटिस्ट आए चैडविक, उन्होंने कहा कि भैया न्यूट्रॉन को मैं डिस्कवर कर रहा हूं और कहता हूं कि भैया एटम के अंदर ये एक सब एटॉमिक पार्टिकल के रूप में प्रेजेंट होता है। तो आपके जो थॉमसन थे, जो गोल्डस्टीन थे, वो बोलते अरे भैया कोई एक्सपेरिमेंट है तो करके दिखाओ, अदरवाइज थ्योरेटिकली यहाँ कोई भी बात साइंस में नहीं मानी जाएगी। देखो थॉमसन ने कहा मैंने क्रूक्स ट्यूब का एक्सपेरिमेंट करके दिखाया ना, गोल्डस्टीन कहता देखो मैंने भी करके दिखाया। तो इसको बोलते हैं कि तुम भी कोई एक्सपेरिमेंट करके दिखाओगे तो मान लेंगे कि कोई न्यूट्रल सब एटॉमिक पार्टिकल, अदरवाइज नहीं मानेंगे। क्लियर है। तो इसने कहा मैं करके दिखाता हूं, मैं एक अल्फा पार्टिकल लेता हूं जो हीलियम एटम के न्यूक्लियाई के बराबर है, जिसका एटॉमिक नंबर 2 है और मास नंबर 4 है। इस हाई स्पीड मूविंग पार्टिकल को मैं बम्बार्ड करवाता हूं बेरिलियम के एटम पर। बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4 होता है, मास नंबर 9 होता है। जैसे ये इसके ऊपर बम्बार्ड करेंगे तो 4 और 2 6 एटॉमिक नंबर जैसे ही आपके ऐड होंगे, 4 और 2 6, तो 6 पे कौन सा एलिमेंट आता है?
6 पर आता है कार्बन, 6 पर कौन सा आता है कार्बन, और इसका मास नंबर कितना होता है कार्बन का 6 2 जा 12, कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना है 6 और मास नंबर कितना है 12। यहां पर आप देखेंगे कि बेरिलियम का मास दैट इज 9 और अल्फा पार्टिकल का 4, ये तो टोटल 13 हो गए, 9 और 4 13, और यहां पर कार्बन में तो 12 ही मास हुआ, और आपको पता है मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डेस्ट्रॉयड, ये तो सबको पता है ना, मास को ना ही आप बना सकते हैं और ना ही आप डेस्ट्रॉय कर सकते हैं, मास ऑफ यूनिवर्स इज कांस्टेंट, वो फिक्स है। तो यहां ये कहता है कि रिएक्टेंट में तो आपका 9 और 4 13 मास हो गया, आपका कार्बन में 12 यूटिलाइज हुआ, एक मास कहां गया, तो इन्होंने देखा एक सब एटॉमिक पार्टिकल बाहर निकला है, और जब इस सब एटॉमिक पार्टिकल की स्टडी की गई तो इसमें देखा इसमें 1 यूनिट मास है, जब इसको इलेक्ट्रिक फील्ड से पास किया तो देखा ये ना ही पॉजिटिव की तरफ गया और ना ही नेगेटिव की तरफ गया, ना ही ये पॉजिटिव की तरफ मूव किया और ना ही नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ मूव किया, विच सजेस्ट कि आपका न्यूट्रॉन इज अ न्यूट्रल सब एटॉमिक पार्टिकल्स, विच सजेस्ट न्यूट्रॉन इज अ न्यूट्रल सब एटॉमिक पार्टिकल। हाँ, इट इज हैविंग 1 यूनिट मास, इट इज हैविंग 1 यूनिट मास। ये एक्सपेरिमेंट इसने रिपीट भी किया, ये एक्सपेरिमेंट रिपीट किया गया बोरॉन के एटम पर, और देखा जब बोरॉन पर अल्फा पार्टिकल बम्बार्ड किया तो 5 and 2 is 7, तो आपका 7 पर कौन सा एलिमेंट आता है, सोचो, एलिमेंट फर्स्ट 20 तो कम से कम सबको याद होने चाहिए, और 11th 12th में तो 30 एलिमेंट्स लर्न होने चाहिए। अगर आपको 30 एलिमेंट्स लर्न करने की ट्रिक चाहिए तो वो यूट्यूब हमारे जो चैनल है उसके ऊपर अवेलेबल है, वहां आप लर्न कर सकते हैं इजीली। 5 और 2 7, 7 पर आता है नाइट्रोजन, आप देखेंगे 7 तो ये बन गया, नाइट्रोजन का मास होता है 14, 11 और 4 तो 15 हो गए ना, इस मास को और इस मास को ऐड कर दूं बोरॉन में और अल्फा पार्टिकल के, तो 15 हो गए, और यहां पर आए सिर्फ 14। मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डेस्ट्रॉयड, तो 14 के बाद जो 15th था वो न्यूट्रल सब एटॉमिक पार्टिकल जो बाहर निकला उसी को बोला गया न्यूट्रॉन। तो फाइनली न्यूट्रॉन का डेफिनेशन हम देख लेते हैं, न्यूट्रॉन इज अ सब एटॉमिक पार्टिकल हैविंग जीरो चार्ज, हैविंग जीरो चार्ज, भैया इसके ऊपर कोई चार्ज ही नहीं है, एंड मास नियरली इक्वल टू दैट ऑफ प्रोटॉन, मास इसका प्रोटॉन के बराबर ही है, वही देखो 1.67 इंटू 10⁻⁻27। अब बेटा देखो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं आप लोगों को बताऊं ना, तो कैथोड रेज पर क्वेश्चन नहीं आने वाला है, एनोड रेज पर क्वेश्चंस नहीं आने वाले हैं, क्वेश्चन किसके ऊपर आएंगे आपको पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन पर क्या यूनिट चार्ज है, 1 यूनिट नेगेटिव चार्ज है, प्रोटॉन पर 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, मास किसका कितना है कि इलेक्ट्रॉन पर नेग्लिजिबल मास है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास लगभग बराबर है, वो हाइड्रोजन एटम के भी लगभग बराबर है। तो कंक्लूजन हम देख लेते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, आज का लेक्चर यही वाइंड अप करेंगे ये देखते हुए कि जो डिफरेंट सब एटॉमिक आपके पार्टिकल्स हैं उनका चार्ज कितना उनके ऊपर है और मास कितना है। देखेंगे पहला जो सब एटॉमिक पार्टिकल है दैट इज इलेक्ट्रॉन, इट कैरी 1 यूनिट नेगेटिव चार्ज, इट कैरीज 1 यूनिट नेगेटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन कैसा है, नेगेटिवली चार्ज है, ये 1 यूनिट चार्ज की वैल्यू है, दिस इज वैल्यू ऑफ 1 यूनिट चार्ज। क्या है 1 यूनिट चार्ज, 1.6 इंटू 10⁻⁻19। प्रोटॉन पर देखेंगे तो प्रोटॉन पर भी यही 1 यूनिट चार्ज है, लेकिन ये कैसा है, पॉजिटिव है, और न्यूट्रॉन के ऊपर तो कोई चार्ज ही नहीं है। आई होप चार्जेस आपको बड़ा आसानी से लर्न हो गए। इलेक्ट्रॉन 1 यूनिट नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज, और न्यूट्रॉन नो चार्ज, न्यूट्रॉन N से नो चार्ज, प्रोटॉन P से पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज। मास देखते हैं, इलेक्ट्रॉन का नेग्लिजिबल मास 10⁻31, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास लगभग बराबर कैसे, इसमें है 1.67, इसमें भी है 1.67, इसमें भी है 10⁻⁻27, इसमें भी 10⁻⁻27, बस ये थर्ड डिजिट पर यहाँ 2 है और यहाँ 4 है, इसको अगर मैं राउंड ऑफ करूं तो दोनों को 1.67 ही लिखूंगा। मास ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन आर नियरली इक्वल एंड इट इज ऑल्सो इक्वल टू दैट ऑफ मास ऑफ हाइड्रोजन एटम, उसके भी ये बराबर रहता है। आज आप लोगों ने देखा कि इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी कैसे हुआ, प्रोटॉन का कैसे हुआ, न्यूट्रॉन का कैसे हुआ। इन डिस्कवरीज की आपको हेल्प मिलेगी आगे, प्रॉपर्टीज अगर सब एटॉमिक पार्टिकल्स की आपको पता होंगी तो ही अब आप आगे जाकर परेशान नहीं होंगे कि आपका मॉडल ऑफ एटम में जब इन बातों को यूज करेंगे, अल्फा पार्टिकल्स का यूज करेंगे, तो आप लोगों को वहां पर क्लैरिटी रहेगी कि हाँ ये बेसिक बातें हमें मालूम है। आज के लेक्चर में इतना ही।
स्ट्रक्चर ऑफ एटम का नेक्स्ट लेक्चर जल्द ही अपलोड हो जाएगा। इस जो लेक्चर को अगर आप लोगों ने अच्छे से पूरा देखा है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, ताकि हमें भी बूस्ट मिले कि हम और अच्छे लेक्चर्स बना पाएँ आप लोगों के लिए। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैप्पी स्टडी।